में आपके मम्मी पापा दबाव देते थे कि नहीं घर का काम कर लो, बाद में उसके बाद पढ़ाई करना? ऐसा तो कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था? नहीं, मम्मी तो थी थोड़ी सी वो, मतलब मम्मी कभी हमको बोलती ही नहीं थी कि कुछ करो। इनफैक्ट कभी खाली टाइम होता था या कुछ भी हेल्प कर देती हूँ तो बोलती थी कि नहीं तुम जाके अपना स्टडी करो। पापा भी यही बोलते थे कि तुम अपना पूरा फोकस पूरा टाइम स्टडी पे दो। विषय हैं उनमें मुझे आज तक कभी कोई डाउट ही नहीं हुआ है। ऐसा कभी लगा ही नहीं है कि इन लोगों ने पढ़ा दिया और मैं अभी भी डाउट में हूँ कि मुझे समझ 21 मार्च को बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था और टॉप 10 में बहुत सारे लड़के लड़कियां आई हैं, मगर कुछ लोग पीछे रह गए जो टॉप 10 में नहीं आ पाई हैं मात्र 2 नंबर की वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं सिल्की कुमारी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि कैसा लग रहा है ये टॉप 10 में आप नहीं पहुंच पाई। स्टार्टिंग टाइम से जब मैं अपना 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे पूरा उम्मीद था कि टॉप 10 में मेरा रैंक आ जाएगा। और रिज़ल्ट वाले दिन मैं चेक भी कर रही थी टॉपर लिस्ट कि उसमें मेरा रैंक है या नहीं। तो फिर पापा के थ्रू मुझे पता चला कि सिर्फ 2 मार्क्स की वजह से टॉप 10 से मेरा रैंक छूट गया है। तो मुझे उस टाइम काफ़ी शॉकिंग भी लगा और बुरा भी लगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि अब इन सब पे ध्यान ना दे के मैं अपना पूरा फोकस 12th पे दूँ और कोशिश ये रखूँ कि 12th में इससे भी बेटर मार्क्स लाऊँ। मायूस हो जाते हैं कि मेरा इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी बातें लोग सोचते हैं। मगर एक अच्छी सोच है आपकी कि आप ये सोच रहे हैं कि उसको पीछे छोड़ते हुए अब आगे पे ध्यान दिया जाए, 12th पे ध्यान दिया जाए कि 12th पे इससे बेहतर किया जाए और जो यहाँ कमियाँ रह गई हैं वहाँ पे जा कर के उसको पूरा किया जाए। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, ये जो भी यहाँ पर प्रवेश है ग्रामीण क्षेत्र से, और इतना अच्छा मार्क्स पहले ये कहा जाता था कि शहर के लड़के लड़कियाँ ही ला सकती हैं, बहुत कम लोग इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं। पढ़ाई इधर कैसा होता है? यहाँ तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। ये तो सर 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहले तो टीचर्स का जो पढ़ाने का शैली है वो किस तरह का है, और दूसरा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ाई करता है। टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन स्टूडेंट कितना पढ़ाया गया है जो उसको कवर करता है, कितना खुद से मेहनत करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब कैसे तैयारी करती थी? मतलब जैसे कि सबसे पहले कोचिंग में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता था तो पहले मैं हर उस टॉपिक को घर पे जाके रिवीजन करती थी और उसके नोट्स बना के हर पॉइंट को लर्न करती थी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? स्टडी का टाइम तो कोई फिक्स नहीं रहता था। अब जब मन होता था तो मैं मूड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी। जब स्टडी पे मेरा पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट होता था। मतलब कोई ऐसा दिन है कि इस दिन सबसे ज़्यादा पढ़ाई की, कुछ दिन उस दिन का याद है आपको कि कितने घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ने बैठी थी? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब डेली का तो ऐसा ही रूटीन था कि अच्छे से मन लगा के पढ़ते जाऊँ डेली और सिलेबस को अच्छे से कवर करूँ अपना। ऐसा कोई स्पेशल डे तो नहीं है जिस दिन ज़्यादा पढ़ाई हो, सब दिन इक्वली पढ़ाई होती मतलब थी। एक सवाल, किस स्कूल से थी आप? मैं बचपन से प्राइवेट स्कूल बाल विद्या मंदिर से पढ़ी हूँ और उसके बाद से मैं हाई स्कूल में थी, दियारा +2 हाई स्कूल। यहाँ पर कन्नायपुर? जी। जाती थी स्कूल? स्टार्टिंग टाइम में जाती थी, फिर उसके बाद मैं अपना ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी और कोचिंग की स्टडी पे देने लगी तो स्कूल जाना मतलब क्यों स्कूल क्यों जाना बंद छोड़ दिया? सर ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से ही मानती हूँ कि मेरे लिए स्टार्टिंग से ही सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही है। तो फिर स्कूल के टाइम में पूरा डे चला जाता है, उसके बाद कोचिंग में तो बहुत कम टाइम मिल पाता है सेल्फ स्टडी के लिए, और स्कूल उसके बाद कोचिंग तो थोड़ी थकान भी हो जाती है जिससे पढ़ने में मन नहीं लग पाता। तो इसीलिए बस मैं कोचिंग और उसके बाद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। शुरुआत में जब आप स्कूल जाती थी उस समय वहाँ पे कैसा पढ़ाई होता था स्कूल में? बहुत अच्छा पढ़ाई होता था। सभी टीचर्स काफ़ी पोलाइटली बिहेव के थे और वो हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। घर में कोई दबाव देता था कि इतना देर पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं थी कि सर घर वाले दबाव दे। पूरा मेरा टाइम ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही जाता था। फिर घर वाले बोलते थे कि थोड़ा रिलैक्स कर लो या थोड़ा टाइम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आगे स्टडी करो। किसी से कंपटीशन था? कंपटीशन तो रहता ही है स्टडी में, बहुत लोगों से कंपटीशन था, बहुत से हैं यहीं पे सब हैं, सबसे कंपटीशन। इन्हीं से था कंपटीशन? हाँ। आगे क्या करना है? फिर तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है और उससे भी बेहतर मार्क्स लाना है। उसके बाद IITian बनने का टारगेट है। अच्छा, साइंस लेकर पढ़ना है? साइंस से पढ़ना है आगे। तो देखिए ये गांव की बेटियां हैं और किस तरह से इनकी जो सोच है कितना आगे है।
आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पहले ये कहा जाता था कि लड़कियाँ चूल्हा चौका संभाल सकती हैं शादी विवाह के बाद, और घर में भी बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हैं। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IITN बनने की सोच रही हैं, इंजीनियरिंग करने की सोच रही हैं। और ये गाँव कौन सा है? करनामेपुर। ये गांव है। पूरी तरह से आप आइएगा तो आपको पता चलेगा। 6 बजे के बाद आपको इधर आने के लिए बस नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने तो बता दिया कि कैसा तैयारी होता है। एक तो ज़रूर मलाल ये होगा आपके मन में कि आपके इंस्टीट्यूट से एक ऐसी बच्ची है जो टॉप 10 से बाहर हो चुकी, मतलब कम मार्क्स के लिए। एक होता कि चलिए 50 मार्क्स 60 मार्क्स से होता है, मगर मात्र 2 मार्क्स के लिए ये टॉप 10 से बाहर हो चुकी। जब आपने ये सुना तो उस समय कैसा आपको महसूस हुआ? सबसे पहले मैं IBN 7 भारत के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को वंदन अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह का आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप इस पल को महसूस नहीं कर सकते हैं, अगर आप मेरे जगह होते तो ही उस पल को महसूस कर सकते थे कि हमारे लिए वो कितना एक भयावह पल था। क्योंकि हमारी सोच, जब हम इनको लेकर बिहार बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो हमारी पूरा विश्वास था कि हमारी लड़की टॉप 10 के लिस्ट में आएगी। लेकिन फिर भी हमें कोई मलाल नहीं है, हमने लक्ष्य को छुआ है। इतने कम संसाधन में हमारी बच्ची ने जितना किया है हमारे लिए गर्व की बात है, और हम इसके आगे तक भी इसके साथ हैं। यह कोचिंग परिवार, साथ ही साथ इसका जो परिवार है, सब साथ है। और यह बच्ची, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मलाल इस मैट्रिक के परीक्षा में रह गया वह 12th के परीक्षा में मलाल नहीं रहेगा, उस लक्ष्य को भेद कर रहेगी। हमें भी इस लड़की पर पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें भी इस लड़की पे पूर्ण विश्वास है। पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, जिस कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पर कैसा यहाँ का नज़ारा है। आप देख सकते हैं। आप दूसरी जगह जाइएगा तो पता आपको चलेगा कि वहाँ का क्या स्थिति है, वहाँ पर कैसे पढ़ाई होता है। मगर यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने आते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर फैसिलिटी देखकर आते हैं। यहाँ पर फैसिलिटी नहीं देखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो स्थिति यहाँ की है, वो मैं दिखा रहा हूँ। कौन सा कोचिंग सेंटर है? RN कोचिंग सेंटर। तो देखिए, ये RN कोचिंग सेंटर करनामेपुर में अभी हम लोग मौजूद हैं। एक सवाल कि जब आप वेरिफिकेशन वहाँ पर आपसे सवाल कौन से वो सवाल किए गए थे, कुछ याद है? हाँ, याद तो है। साइंस में मुझसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्लूकोज का सूत्र, धातु अधातु में अंतर, पारा का जो फॉर्मूला होता है वो पूछा गया। फिर जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का कुचालक क्यों होता है, इसका रीज़न पूछा गया। विद्युत का सुचालक क्यों होता है, इसका रीज़न पूछा गया। मैथ्स में नॉर्मल क्वेश्चन किए गए। हिंदी में जैसे कोरोना महामारी के लाभ और हानि। पॉलिटिकल साइंस में संघीय शासन व्यवस्था, जैव विविधता, इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था। SST की बात उसमें पीछे रह गई। अब बहुत सारे बच्चे जो भी जिनका अच्छा नंबर कुछ कम रह गया है, वहाँ पर यही लोग कहते हैं कि SST की वजह से हम मार खा गए। अगर उसमें अच्छा नंबर आ जाता तो हम भी टॉप 10 में होते या टॉप 5 में होते, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम शायद टॉप 2 में होते। SST से वहाँ पर कौन ऐसा क्वेश्चन किया गया, वहाँ पर जो अपने क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन किया गया वो उसका जवाब दे दी थी? वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम में मुझसे जो SST में क्वेश्चन किया गया था, मैं उन सब का आंसर दी थी। और इनफैक्ट जितना सब्जेक्ट से क्वेश्चन किया गया था, मैं उन सब का आंसर बहुत बेहतर था। मतलब एक सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन किया जा रहा था? क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं थी। टीचर्स के मूड पे डिपेंड करता था कि वो एक स्टूडेंट से कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब कैसे होता था वहाँ पे, कैसे आपको बैठा दिया जाता था? कितने टीचर बैठते थे एक साथ में? हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर एक साथ बैठे हुए थे, और बारी बारी से सभी स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं, जो हमने पेपर लिखे थे एग्जाम में, वो पेपर उन सभी टीचर्स को दिए जा रहे थे, और वो अपने सब्जेक्ट के पेपर चेक करके अपने इच्छा अनुसार क्वेश्चन बोला जाता था। ये साइंस से क्वेश्चन हो रहा है, या फिर ये SST से हो रहा है, फिजिक्स से हो रहा है, या ज्योग्राफी से हो रहा है, या फिर हिंदी से या मैथ से, ऐसा कुछ बोल करके, या फिर जो भी जितने भी वहाँ पर टीचर बैठे हुए थे वो टीचर डायरेक्ट सवाल करते थे। ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा था, लेकिन वो पहले ही समझ में आ जा रहा था कि अब हिंदी हो गया तो उसके बाद इंग्लिश के पास जाना है, फिर साइंस के पास जाना है। ऐसे सब एक अलग, मतलब एक जगह क्वेश्चन हो जाता था, उसका आप आंसर दे देती थी, तो उसके बाद वहाँ से उठकर दूसरी जगह जाना होता था। दूसरी जगह जाना होता था। तो ये बताया जाता था ना कि अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है? हाँ, ये बताया जा रहा था। तो देखिए वहाँ पर कैसे वेरिफिकेशन होता है और वहाँ पर कैसे सवाल किया जाता था है, ये बता रही हैं। थी वहाँ पहुँची तो? नहीं, नर्वस नहीं थी? नहीं। पहले क्या पूछा गया वहाँ पर आप गई थी तो?
सबसे पहले हम लोग गए तो जितने सभी थे स्टूडेंट्स उनको एक रूम में बैठा के सबका रोल नंबर रोल कोड लिख के और एक संख्या बनाया गया था जितने सभी स्टूडेंट थे और उनको पर्ची दे दिया गया। फिर उसके बाद वो सब नीचे आए और वहाँ कैमरे के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना था और उसके बाद से बारी बारी टीचर्स बुला रहे थे और सब अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जा रहे थे इंटरव्यू रूम में। जहाँ पर अपना परिचय देना था वहाँ पर कोई रहता था या सिर्फ कैमरा था? सिर्फ कैमरा और कैमरा मैन। आप वहाँ के बारे में मैं जानने का प्रयास आप बहुत अच्छी तरह से ये बताएं कि वहाँ पर क्या होता है और कैसे वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है और कैसे वहाँ पर सवाल किए जाते हैं, एक सब्जेक्ट से कितने सवाल किए जाते हैं ये बता रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, घर में आपके मम्मी पापा दबाव देते थे कि नहीं घर का काम कर लो बाद में उसके बाद पढ़ाई करना? ऐसा तो कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था? नहीं, इनफैक्ट मम्मी तो थी थोड़ी सी वो, मतलब मम्मी कभी हमको बोलती ही नहीं थी कि कुछ करो। इनफैक्ट कभी खाली टाइम होता था या कुछ भी मैं उनको जब बोलती थी कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ तो बोलती थी कि नहीं तुम जाके अपना स्टडी करो। पापा भी यही बोलते थे कि तुम अपना पूरा फोकस पूरा टाइम स्टडी पे ही दो। पापा क्या करते हैं? पापा प्राइवेट टीचर हैं। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। उसके बावजूद भी नहीं, मम्मी कभी नहीं बोली ये काम करना है? नहीं, कभी नहीं। तो देखिए आजकल के बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि माता पिता का सहयोग हो रहा है। पेरेंट्स खुद सहयोग कर रहे हैं, भले अपने काम कर ले रहे हैं, अपने हर तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, मगर बच्चों को चाह रहे हैं कि किस तरह से वो बच्चे पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ही ध्यान दें और कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये गांव का माहौल है, पहले शहरों में ये होता था। मैं अब कहीं भी जाता हूं तो ये ज़रूर देख रहा हूं कि जो काम शहरों में होता था, जो बच्चे शहरों में करते थे वो बच्चे आज गाँव में कर रहे हैं, उतना मार्क्स गाँव के बच्चे ला रहे हैं। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास अच्छा की हैं, ये इसमें तो दो राय नहीं है कि वो अच्छा मार्क्स नहीं लाई हैं, बस थोड़ा सा एक मलाल है कि 2 नंबर से टॉप 10 में नहीं आ पाई। मतलब कौन अच्छा वाला फील हो रहा है या फिर वो मलाल हो रहा है? पहले तो अफसोस ज़रूर हुआ कि ये 2 नंबर से ये पिछड़ गई, काफ़ी थोड़ा शौक लगा, लेकिन उसके बाद ये खुशी हुई कि इतना कम संसाधन होते हुए भी और इतना सारा कुछ होते हुए भी लड़की जो है इतने मुकाम को प्राप्त की और इस एरिया में हमारे परिवार के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक जो है प्रेरणा स्रोत बनी। इसलिए जानकर काफ़ी खुशी हुई और साथ साथ हम लोगों ने इसके भरोसा दिलाया, ये खुद पर इसको कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद जब इंटरमीडिएट करेगी उसमें इस चीज़ को ये पूरा पाने का प्रयास करी जो ये जिस चीज़ में विफल हो गई है। आप एक टीचर हैं, उन पे कितना देर समय देते थे पढ़ाई कर? समय तो मैं विशेष को नहीं दे पाता था, खुद से अपना करती थी, लेकिन जो हमारा विषय, जैसे मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं ये पूछता था कि इसमें कोई तुम्हें त्रुटि है, परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर पापा सब तो हो गया, थोड़ा सा ये बचा है मैं इसको कर देती हूँ, तो मैं यही दे पाता था। बाकी मैं विशेष सहयोग इनके कोचिंग वालों का रहा है और बचपन में जहाँ से स्कूल में पढ़ी है, जहाँ से इसका बेस मजबूत हुआ है, ये उनका देन है और बाकी इन लोगों का देन है और बाकी ईश्वर की कृपा और इसका अपना मेहनत, हम लोग का आशीर्वाद, ये इतने स्थान को प्राप्त ही। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। एक बेटा है, बड़ा है, जो बीटेक कर रहा है कलकत्ता में, उसके बाद एक यही है और एक छोटी बच्ची जो 6 में पढ़ती है। आप यहाँ पर इस कोचिंग में कितने सालों से पढ़ रही हैं? मैं तो यहाँ 8 क्लास से पढ़ रही हूँ। 8 क्लास से? कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट टॉपिक यहाँ पर बेस्ट पढ़ाया जाता है? मैं किसी एक सब्जेक्ट को बोल ही नहीं सकती बिकॉज जैसे यहाँ पे 4 टीचर्स हैं। इस कोचिंग के डायरेक्टर राजेश सर मैथ्स के टीचर हैं, अभिषेक सर SST टीचर हैं, अजय सर साइंस टीचर और छोटे लाल सर संस्कृत के टीचर हैं। जब से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ मुझे अभी तक चारों सब्जेक्ट और चारों टीचर्स के जो पढ़ाए गए सब्जेक्ट हैं, इनके जो पढ़ाए गए विषय हैं, उनमें मुझे आज तक कभी कोई डाउट ही नहीं हुआ है। ऐसा कभी लगा ही नहीं है कि इन लोगों ने पढ़ा दिया और मैं अभी भी डाउट में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया है। और मतलब सभी टीचर्स इतने अच्छे तरह से हर कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ाई होता है। हम लोग जिस कोचिंग में हैं और यहीं से पढ़ी हैं, 8 क्लास से ये पढ़ रही हैं यहीं पे, और यहाँ से ये कह रही हैं कि पहले मैं विद्यालय जाती थी, स्कूल जाती थी, मगर स्कूल छोड़ दी, सेल्फ स्टडी और कोचिंग में पढ़ने आती थी। उसी के अनुसार यहाँ पर जो ये तैयारी बेहतर रिजल्ट आया है, मगर एक मलाल है, ये भी कह रहे हैं, इनके पापा भी कह रहे हैं और जो इनके सर लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा मुझे मलाल है कि हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले, या फिर ये खुद कर रही हैं कि 2 नंबर से मैं पीछे रह गई हूँ, इसका मलाल है, मगर इसको मैं पूरा करूँगी 12th में। क्या आपको मलाल है कि आपके कोचिंग से टॉप 10 में 2 नंबर की वजह से पिछड़ गई बच्ची? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको ये मौका मिला है
थोड़ा सा दुख की बात ये है कि थोड़ा 2 नंबर के लिए हम लोग पीछे हो चुके हैं। हम लोग का अटक प्रयास था कि टॉप 10 में जाएं। जब हमने वहाँ से बिहार बोर्ड से फ़ोन आया था ना, तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे कोचिंग की एक लड़की मैंने इस क्षेत्र से बिहार टॉपर में जाने वाली थी। तो वेरिफिकेशन हुआ, तो फिर उसके बाद रिजल्ट आया ना, देखे कि टॉप 10 के लिए 2 नंबर के लिए हम लोग पीछे हो चुके हैं। और थोड़ा सा दुख की बात है। और ये भी है खुशी ना कि हमारे क्षेत्र में सबसे पहला बार हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना हाईलाइटेड हुआ है और सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। जो इस बार नहीं हो पाया, अगली बार के लिए क्या हाँ, करेंगे? अगली बार के लिए हमारे टीचर भी सपोर्ट देंगे और हम लोग भी अटक प्रयास होगा कि जो बच्चे हैं अभी ना क्लास 10 में हैं कि मैंने आगे आने वाले समय में टॉप 10 में बच्चे जाएँ कोई। हाँ, हम लोग का मैंने पूरा प्रयास होगा कि बच्चे मैंने टॉप 10 में जाएँ। परिचय दे दीजिए। मेरा राजेश कुमार पंडित है, आर्यन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हूँ। हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।